नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में आज से शुरू होगी चर्चा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव और लोकसभा में हुकुमदेव नारायण यादव पेश करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। चिटफंड घोटाला मामले में जांच में बाधा डालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी सीबीआई। अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही जांच में सहयोग नहीं कर रही कोलकाता पुलिस। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों को शह देने का लगाया आरोप। ममता के समर्थन में आए विपक्षी दल। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करेगी सरकार। श्रीनगर में प्रधानमंत्री ने कहा, हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने की भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की शुरुआत। महीने भर चलने वाले अभियान में करीब 10 करोड़ लोगों से पार्टी मांगेगी सुझाव। प्रधानमंत्री की जनता से सुझाव साझा करने की अपील। और दिव्य कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से मौजूदा बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। राज्यसभा में आज बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। वहीं लोकसभा में आज बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। लोकसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा था कि नया भारत बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है और नए भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के प्रयासों के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक हैं। और कांग्रेस ने लोकसभा में अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर आज से लेकर पूरे हफ्ते निचले सदन में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि सभी पार्टी सांसद 4 फरवरी से 8 फरवरी तक सदन में उपस्थित रहें। लोकसभा चुनाव से पहले इस अंतिम सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को मजबूती से पेश करना चाहेंगे। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा से, जो इस वक्त हमारे साथ संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं। पंचानन, संसद का बजट सत्र गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। सो कैसा रहेगा संसद में आज का दिन? देखिए, संसद का जो ये सत्र है, ये आगे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके पहले का जो है
आखिरी संसद का सत्र है और इसको अंतरिम बजट का सत्र जो है उसको नाम दिया गया है, क्योंकि अंतरिम बजट यहाँ पर पेश किया था वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने, और इसमें 13 सिटिंग जो है इसमें होनी थी। 13 फरवरी तक चलना है और 10 सिटिंग होनी थी इसमें, और उसमें से 2 दिन का वक्त इसमें निकल चुका है। तो आज का जो दिन है उसमें, आज के दिन में यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा होती है। ये रस्म है, ये कन्वेंशन रहा है हमेशा से। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 12 बजे शुरू होगी। लेकिन इस बीच में जो कुछ राजनीतिक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसा कि हमने देखा है कि सीबीआई वर्सेस जो कोलकाता स्टेट है उसमें तृणमूल कांग्रेस ने साफ किया है कि दोनों सदनों में वो इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये मुद्दा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है वो मुख्य तौर पर एजेंडे में शामिल है। और हमको जैसा कि पता है कि इन दिनों के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अगले 2 दिनों के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी, और उसके बाद जो सरकार की कुछ अहम बिल है उस पूरे जो बाकी सत्र के बचे हुए दिन है उसे पारित कराने की कोशिश करेंगी। तो ये पूरा एजेंडा रहने वाला है। लेकिन हमको देखना होगा कि राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से इसको क्या प्रभावित कर सकती हैं। जी पंचानन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच छिड़ा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने गए सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन सीबीआई इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई चिट फंड घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने कहा है कि इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि राज्य की पुलिस इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले इस मामले के जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राजीव कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया था, जो वर्तमान में कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं। नागेश्वर राव ने कहा कि कानून में बाधा डालने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे सबूत नष्ट हो गए हैं या गायब कर दिए गए हैं। एम नागेश्वर राव ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार दस्तावेजों को सुपुर्द करने में सीबीआई के साथ सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई के एक दल को कल कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के आवास में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। सीबीआई का ये दल रोज वैली और शारदा चिट फंड घोटालों के सिलसिले में पूछताछ करने उनके आवास पहुंचा था। कोलकाता पुलिस सीबीआई अधिकारियों को पुलिस थाने ले गए और 5 को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता बनर्जी ने कमिश्नर आवास के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और उसके बाद वो धरने पर बैठ गईं। इस दौरान उनके साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी मौजूद रहे। ममता धरने पर बैठी हैं और विपक्षी दल उनके समर्थन में उतर आए हैं। They are doing a wrong thing. They are doing the blunders. It is not the democratic setup. Our full confidence to our judiciary system. Our full confidence have with the media. Our full confidence have with the people of India and democracy. We respect all of them. और बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों को शह देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि ममता बनर्जी जांच में बाधा डाल रही हैं और ये टीएमसी सरकार की तानाशाही को प्रदर्शित करता है। ममता बनर्जी एक डिक्टेटर की तरह अपने राज्य में भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो सीबीआई वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको काम करने नहीं दे रही है और जिस संविधान के नाम पर उन्होंने शपथ लिया था उस शपथ का धज्जियां उड़ा रही है ममता बनर्जी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विपिन, ममता बनर्जी का संविधान बचाओ धरना जारी है और सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? ऐश्वर्या, जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है पूरा पश्चिम बंगाल में, ये एक बहुत अनहोनी घटना है। अभी तक भारत के आजादी के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई है। जिस तरह से वहाँ राज्य सरकार और टीएमसी की लीडरशिप एक बात बोल रही है बार बार कि सर्च वारंट नहीं था उनके पास,
जबकि सीबीआई को स्पेशल पावर है सेक्शन 17A पीसी एक्ट में, वो किसी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के तहत मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही वो सीबीआई उनसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बार बार नोटिस दे रही थी राजीव कुमार को, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास जो शारदा चिटफंड का जो एसआईटी बनी हुई थी उसके वो हेड थे उस समय, और उनके पास काफी डॉक्यूमेंट्स थे और जो वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो सीबीआई कई बार उनको नोटिस भी दिया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बावजूद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, और नॉर्मली एक पूछताछ करने के लिए वो उनके घर पर गए थे। और जिस तरह से सीबीआई ऑफिसर्स को उन्होंने डिटेन किया वहां की राज्य पुलिस ने, वो एक बहुत बड़ी घटना है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो इसे लेकर अभी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और कंटेम्प्ट पिटीशन भी एजी की तरफ से के वेणुगोपाल इसमें फाइल करने वाले हैं। जो अभी तक की जानकारी हमारे हाथ लगी है वो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई तो जाएगी ही जाएगी और एजी भी इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन डालेंगे, और कुछ ना कुछ इसमें जो टकराव की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं कुछ सुलझने वाली स्थिति में आएगी। जी, और रिपोर्ट्स अभी फिलहाल ये कह रही हैं कि सुबह 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का पक्ष तुषार मेहता रखेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए विपिन। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में एक रैली में उतरने की अनुमति नहीं दिए जाने की घटना का संज्ञान लेने को कहा है। कल दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर बीजेपी को राज्य में रैलियां आयोजित करने से रोकने के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अनुमति नहीं मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने फोन से रैली को संबोधित किया था। आज मेरी 2 सभा बाबूरघाट और रायगंज में थी। इन दोनों सभाओं में हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन वहाँ की सरकार ने नहीं दी और तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ा करने का प्रयास किया। यानी ये बंगाल के अंदर व्याप्त अराजकता, व्याप्त दुर्व्यवस्था, सरकार की अलोकतांत्रिक और अराजकतापूर्ण गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। और इसलिए मुझे दूरभाष के माध्यम से ही वहाँ की कार्यकर्ताओं को दोनों सभाओं को संबोधित करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों लद्दाख, कश्मीर और जम्मू में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद से पूरी ताकत से संघर्ष करेगी और राज्य में आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी। श्रीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स सहित कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के हीरो शहीद नजीर अहमद वाणी, शहीद मोहम्मद औरंगजेब को भी याद किया। पूरा देश निर्दोष निहत थे कश्मीरी बेटे बेटियों की हत्या होते देखकर आक्रोश में है, सिर्फ इसलिए कि वो नौजवान शांति चाहते हैं, जीना चाहते हैं। उन्हें आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है। यही यहां के आतंकवाद की सच्चाई है। मैं आज आपको, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पूरे देश को यह विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होती है। हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर का विकास, यहां के लोगों का विकास, यह हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का युवा शांति और विकास चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के तीनों क्षेत्रों का
समान सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बहाल करने और सामान्य हालातों को शांति लाने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, कौशल विकास और देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लाभों का फायदा उठाते हुए विकास की राह पर अग्रसर होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में वैकल्पिक आवास का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, इसी कश्मीरियत का तकाजा है कि हिंसा के दौर में जिन कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को यहां से अपना घर, अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की यादों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनको पूरे सम्मान से यहां बसाया जाए। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के जरिए हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने वेसू और शेखपुरा में ट्रांजिट आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने जम्मू में विजयपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने 624 मेगावाट क्षमता वाली कीरूपन बिजली और परियोजना और किश्तवाड़ में 850 मेगावाट क्षमता वाली रातलेपन बिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने अखनूर में चिनाब नदी पर बने 2 लेन वाले 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पुल और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देविका और तवी नदियों के संरक्षण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने जम्मू में भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तर क्षेत्र के परिसर का शिलान्यास किया और कठुआ में एक इंजीनियरिंग संस्थान का भी उद्घाटन किया। जम्मू के विजयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में नई बिजली परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एम्स से इस पूरे इलाके में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने कहा कि एम्स के साथ साथ बारामुल्ला, कठुआ और राजौरी में 5 मेडिकल कॉलेजों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कर्ज माफी से सल्तनत वापसी की कांग्रेस की इस 10 वर्षीय योजना से अब किसान सचेत हो चुका है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों बजट में घोषित की गई पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ केवल एक बार नहीं, एक बार की योजना नहीं है, ये हर वर्ष मिलेगा। और इनका क्या था, 10 वर्ष बाद, अब देखिए हिसाब जरा, 10 साल में एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी करके 10 साल तक अपने आप को किसानों का मसीहा बताते रहते थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में दाह में 9 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर, ऑस्टेंग, द्रास, कारगिल लेह को जोड़ने के लिए 220 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। लेह हवाई अड्डे पर 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में क्लस्टर यूनिवर्सिटी लॉन्च की। लद्दाख में ये पहला विश्वविद्यालय है। लेह, कारगिल, जंसार, द्रास और खुलासी के डिग्री कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में नए पर्यटन और ट्रैकिंग मांगों का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेह लद्दाख के किसानों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों में आवंटन 30% बढ़ा दिया है और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बजट में लगभग 35% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर मनाली लेह रेड लाइन का काम पूरा होने की वजह से दिल्ली से लेह की दूरी कम हो जाएगी और इससे पर्यटन का भी फायदा होगा। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति
अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनसे बिजली के साथ साथ लेह लद्दाख की देश और दुनिया के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए यहीं पर अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। और 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजधानी दिल्ली से चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान भारत के मन की बात मोदी के साथ की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी ने इस अभियान के जरिए 10 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के जरिए बीजेपी भारत के भविष्य को आकार देने के लिए प्रत्येक भारतीय को शामिल करने का लक्ष्य बना रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस अभियान से पार्टी को 10 करोड़ परिवार के साथ सीधे जुड़ने में मदद मिलेगी और उनके सुझावों के माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्षी दलों और पूर्व की सरकारों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 30 साल तक देश की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों के कारण देश में दीर्घकालिक विकास की नींव रखी गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम बीजेपी का नहीं बल्कि देश के लिए है। 2014 के चुनाव आया, उसके पहले 30 साल तक पॉपुलिस्ट नीति, तुष्टीकरण, इसके कारण देश की समस्याओं के निवारण के लिए कोई लंबे समय की योजनाएं नहीं बनी, कोई दूरदृष्टि के साथ कठोर कदम नहीं उठाए गए, देश में परिवर्तन लाने वाले फैसले नहीं लिए गए, देश की समस्या का निवारण करने के लिए कोई सुदीर्घ नीति बनाने का बिल्कुल अभाव दिखाई पड़ता था। 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में लोक लुभावन योजनाओं में बजट को जाया किया गया। कार्यक्रम में शामिल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में जो जमीन तैयार की है उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश की सुरक्षा चक्र को इतना मजबूत बना देना चाहती है कि हमारा सुरक्षा चक्र विरोधी ताकतों के लिए सुदर्शन चक्र साबित हो। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति का संवर्धन बीजेपी के हाथों से ही संभव है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान से जुड़ी रथ यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। संकल्प पत्र बनाने के लिए इस अभियान में राम जन्मभूमि और गंगा सफाई जैसे तमाम अहम विषय शामिल होंगे, जिन पर लोगों से राय मांगी जाएगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए 12 कैटेगरी बनाने की घोषणा की है, जो अलग अलग विषयों पर आधारित होगी। 2014 में सत्ता में आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार ने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस से जुड़े सभी क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि शानदार कामयाबी हासिल की है। और जो जमीन मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में तैयार की है, उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी करने का हमारा इरादा है और साथ ही जनता की यह अपेक्षा भी है। और उड़ीसा के पुरी जिले में रविवार को बीजेपी के आदिवासी अधिकार समावेश कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर
तंज कसते हुए कहा कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को उड़िया भाषा नहीं आती है उसे राज्य में शासन करने का क्या अधिकार है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों की भी जमकर आलोचना की। देश के पिछड़े हुए, सबसे पिछड़े हुए समाज के माता के अग्नि संस्कार का भी प्रबंध नहीं कर सकते हो तो आपको ओडिशा पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल आपने ये शासन को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार ओडिशा के विकास के लिए काफी काम की है, परंतु ये नीचे तक नहीं पहुंचते। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पटना में आयोजित जन आकांक्षा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति हुई थी, दूसरी हरित क्रांति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगी और अब वे उसमें बिहार का नाम भी जोड़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, पूरा ढांचा बंद पड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी, नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आपका काम है वो पूरा करना है। पटना यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को रास्ता दिखाती थी, उसकी हालत बिहार का हर व्यक्ति पहचानता है। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। और प्रयागराज में कुंभ मेले के मौनी अमावस्या के अवसर पर आज दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान किया जा रहा है। स्नान के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ नगरी में हैं। आज हो रहे सोमवती मौन अमावस्या पर दूसरे शाही स्नान में सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर के साथ क्षेत्र और शहर से विभिन्न हिस्सों में 1,400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो हर आने जाने पर पैनी निगाह रख रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 12 टीमों और केंद्रीय सशक्त अर्धसैनिक दलों को भी तैनात किया गया है। भीड़ के भारी दबाव को देखते हुए पवित्र अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन को आज से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। हर हर शंभु जय जय शंभु, शंख बजे घड़ियाल बजे, कुंभ चलो सत्संगम का पुण्य कमाले। और वेलिंगटन में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5वें और आखिरी वनडे मैच में 35 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। टीम इंडिया ने 252 रन बनाए। अंबती रायडू ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 217 रन पर ही आउट हो गई। अंबती रायडू को मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। तो आज सुबह 9 बजे के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए अर्थनीति। नमस्कार।